है, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीबी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, a statement showing addition of difference between cash book bank balance and passbook balance is called bank reconciliation statement। यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक और पासबुक के बैंक बैलेंस में जो अंतर पाए जाते हैं उसके कारणों को एक स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को और सही से समझते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तीन वर्ड्स मिलकर बैंक रिकॉन्सिलिएशन और स्टेटमेंट, तीनों को अलग अलग समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक का मतलब यहाँ पर बैंक बैलेंस से होगा। किस चीज से होगा? बैंक बैलेंस से। और बैंक बैलेंस हम दो बुक के माध्यम से जान पाते हैं। बैंक बैलेंस का मतलब होगा हमारा पैसा जो बैंक के पास जमा है उसे हम बैंक बैलेंस कहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बैंक बैलेंस हम दो बुक के माध्यम से जान पाते हैं, कैश बुक और दूसरा पासबुक। चलिए, पहला बैंक, बैंक का मतलब यहाँ बैंक बैलेंस होगा जिसकी जानकारी हमें कैश बुक से प्राप्त होती है और दूसरा पासबुक से। अब कैश बुक और पासबुक के बारे में थोड़ा समझते हैं। कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, यह एक जर्नल का सब्सिडियरी बुक है जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, जिसकी सहायता से हमें कैश के बारे में और बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बैंक में कितना बैलेंस हमारा जमा हुआ है। दूसरा पासबुक, आप सभी पासबुक के बारे में जानते हैं क्योंकि आप सभी का कहीं ना कहीं बैंक में आपका अकाउंट होगा। जब बैंक में हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे बैंक के द्वारा एक पासबुक इशू किया जाता है। हमारे द्वारा जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं और उस ट्रांजैक्शंस को बैंक किस प्रकार से रिकॉर्ड कर रही है उसका एक कॉपी हमारे पास भी दे दिया जाता है, हमें भी इशू कर दिया जाता है, जिसे हम पासबुक कहते हैं। जैसे अगर हम पैसा जमा करते हैं तो उस पैसा को बैंक रिकॉर्ड किस प्रकार से किया है, कितना किया है, इस चीज की जानकारी हमें पासबुक के द्वारा प्राप्त होती है। तो बैंक जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे द्वारा करती है उसको जिस प्रकार से वो बैंक रिकॉर्ड कर रही है, इंटरेस्ट कितना मिला, वो सारा जानकारी, कितना चार्ज काटा गया, वो सारा जानकारी हमें पासबुक के द्वारा मिलता है। तो पासबुक में बैंक के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस और कैश बुक में व्यापार यानी कि हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हम खुद व्यापारी हैं और हम बैंक के साथ जब ट्रांजैक्शंस करेंगे बैंक से रिलेटेड तो वहां पे हमारे द्वारा कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, और बैंक के द्वारा पासबुक में। इसी को जब थोड़ा और डिटेल में जानेंगे तो होता क्या है कि कैश बुक और पासबुक में अभी हम समझते हैं सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिस ट्रांजैक्शंस में बैंक पर कोई प्रभाव पड़े। जैसे चेक का जमा किया जाना, चेक इश्यू किया जाना। होता क्या है कि दोनों ही बुक में एक समय लेन देनों का रिकॉर्ड नहीं होता, एक ही साथ दोनों ही जगह रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस कारणवश किसी निश्चित तिथि को जब हम बैंक के बैलेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, 1 अप्रैल को या फिर 1 जनवरी को या 31 मार्च को, तो फिर वहां पे हम पाते हैं कि दोनों का बैलेंस अलग अलग अमाउंट शो कर रहा है। कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो कुछ और बता रहा है और पासबुक का बैंक बैलेंस कुछ और दिखाया जा रहा है। तो ये अंतर क्यों पाया जाता है तो उसके बारे में समझते हैं। होता क्या है कि कैश बुक में और पासबुक में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो दोनों में लगभग एक ही दिन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश ट्रांजैक्शन क्या होता है दोनों में अलग अलग समय में रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो जिस दिन चेक बैंक में जमा करने के लिए हम भेजते हैं उसी दिन हमारे द्वारा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, परंतु पासबुक में वो चेक तब रिकॉर्ड होगा, चेक को तब क्रिएट किया जाएगा जब वो चेक कलेक्शन कर लिया जाएगा, जिसके नाम का वो चेक है। जब वो चेक कलेक्ट कर लिया जाएगा तब उस चेक को पासबुक में रिकॉर्ड किया जाता है। या फिर जब हम चेक किसी को इश्यू करते हैं, किसी को चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं, चेक काट के देते हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, जैसे हम चेक इश्यू किए वहां पे हम खुद कैश बुक में अपना एंट्री कर लिए कितना पेमेंट होगा, लेकिन बैंक को कब पता चलेगा? बैंक में तब वो एंट्री होगा जब वो व्यक्ति बैंक में भुगतान करने के लिए चेक प्रस्तुत करेगा, चेक लेकर वो प्रेजेंट होगा बैंक में, तब उस एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा पासबुक में।
तो बहुत सारे, हाँ, और कुछ यहाँ पे होगा क्या कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे बैंक हमारे जमा पर अगर ब्याज दे दिए, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए, तो उसकी जानकारी हमें पासबुक से ही मिलती है कि कितना इंटरेस्ट दिया गया। तो ये रिकॉर्ड पहले कहाँ कर लिया गया? पासबुक में। फिर उसके बाद हम कहाँ करते हैं? कैश बुक में। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो एक डेट में एक ही समय दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है और इसी कारणवश कैश बुक में और पासबुक के बैंक पे बैलेंस में अंतर पाया जाता है। अब होगा क्या, कितने कंडीशंस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है वो चीज समझते हैं पहले। कैश बुक और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड हो जाए, तो अगर दोनों ही जगह रिकॉर्ड है तो फिर यहाँ पे दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आने का कारण नहीं बन सकता। दूसरा, कैश बुक में छूट गया हो और पासबुक में छूट गया हो। मान लेते हैं कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ना कैश बुक में रिकॉर्ड हो पाया है और ना ही पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो इससे क्या होगा? ना ही कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा ना ही पासबुक का, तो इससे भी अंतर का कारण नहीं बनेगा, यानी कि जो बैलेंस में डिफरेंस है उसका वो रीजन नहीं बन सकता अगर दोनों ही जगह छूट गया है तो। और तीसरा, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो गया है, ये बैलेंस के डिफरेंस को जान देता है, ठीक, ये एक कारण बनेगा। और उसके बाद पासबुक में रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, तो चार समझ में आ गया होगा। एक, जो दोनों में रिकॉर्ड हो गया हो तो यहाँ पे हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं हो इसके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे एक बात आप समझ ले कि हम यहाँ पे ठीक करने के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि बैंक और कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस के जो भी अंतर है, जो भी रीजन है, उस रीजन को एडजस्ट करके ऐड और लेस करके हम देखते हैं कि कैश बुक से पासबुक का बैलेंस और पासबुक से कैश बुक का बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए, अब हम दो चीज के बारे में यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अंतर का जो कारण होता है वहां पे जो बैलेंस में डिफरेंस का जो रीजन बनेगा वो दो ही चीज होगा। क्या? कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जो पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। चलिए, तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जो अंतर पाए जाएंगे उस अंतर को हम यहाँ पर क्या करेंगे? रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, जिसका मतलब होगा मिलान या समाधान करना। अब ये रिकॉन्सिलिएशन कैसे करेंगे? जब इसमें बैलेंस में अंतर पाए जाएंगे तो वहां पे हमें क्या करना है? कैश बुक के बैलेंस में कुछ एडजस्ट करके पासबुक का बैलेंस लाना है या पासबुक के बैलेंस में कुछ एडजस्ट करके कैश बुक का बैलेंस करना है। तो ये मिलान किस प्रकार से किया जाएगा? दो ही चीज, या तो हम ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। ये ऐड और लेस करके हम इसका रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। अब सबसे पहले जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बैठेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये लेकर बैठना है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो एक जगह कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें दो ही चीज करना होगा। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान से सुनना है, जो आपको क्वेश्चन बनाते समय ध्यान में रखना होगा। हमें दो ही चीज करना होगा, या तो ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन शामिल करना है या फिर उसे हटाना है। फिर से एक बार सुनना है, या तो ट्रांजैक्शन को हमें शामिल करना है या फिर उसे हटाना है। अब जब हम पहले शामिल करने के बारे में बात करते हैं, अब कैश बुक से आप पासबुक का बैलेंस मैच कर रहे हैं तो पासबुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है और अगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमें उस ट्रांजैक्शन को शामिल करना होगा, ठीक। या फिर अगर हम पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है लेकिन कैश बुक में वो अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है तो वहां से हमें वो हटाना पड़ेगा। दो ही चीज करना, या तो शामिल करेंगे और हटाएंगे। शामिल करने के लिए दो चीज करना होगा, ऐड और लेस। अब शामिल करने के लिए ऐड और लेस हम ये कब तय कर पाएंगे किसे ऐड करना है और किसे लेस करना है, उसके बारे में समझते हैं। शामिल करते समय सिर्फ ये देखना है, पहले आपको क्या सोचना है कि शामिल करना है या फिर हटाना है। जब आपने ये तय कर लिया कि नहीं शामिल करना है, फिर आपको ये सोचना है कि जिस चीज को शामिल करना है वो बैलेंस, बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर रहा है या बैंक के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है। अगर वो बैलेंस को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसको आप ऐड करेंगे। मान लीजिए कि पैसा अगर बैंक में जमा कर रहे हैं या फिर चेक आपने डिपॉजिट किया तो वो आपके बैंक बैलेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैलेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर हम चेक किसी को पेमेंट कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, तो हमारे बैंक के बैलेंस को घटाएगा। तो आपको क्या देखना है कि बैलेंस को इंक्रीज कर रहा था या फिर डिक्रीज कर रहा था। अगर इंक्रीज कर रहा है तो शामिल करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो शामिल करने के लिए क्या करेंगे? लेस। फिर से एक बार सोचना है, हमें क्या देखना होगा? शामिल क्या करना है या फिर हटाना है। शामिल करने के लिए अगर वो इंक्रीज करने वाला चीज ट्रांजैक्शन है तो उसे हम ऐड करेंगे, और अगर डिक्रीज करने वाला वो ट्रांजैक्शन है तो उसे हम लेस करेंगे,
ठीक, अब जब हटाने की बात आ रही है तो वहां पे हम देखते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन जो इंक्रीज हो चुका है लेकिन उसको हटाना है, तो अगर बैलेंस को बढ़ा चुका है ऑलरेडी तो उसे हटाने के लिए हम लेस करेंगे। अगर वो ऑलरेडी लेस कर चुका है, बैलेंस को डिक्रीज कर दिया है, तो उसे हटाने के लिए हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा मिलान कैसे करेंगे हम, ऐड और लेस करके। स्टेटमेंट एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट के द्वारा जो शो किया जाता है, जो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस रिकॉन्सिलिएशन को, वो जैसा कि हम यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिखा सकते हैं, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये इस स्टेटमेंट के द्वारा इस तरीके से यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा इसके रिकॉन्सिलिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पर लिख देंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट। जब कैश बुक और पासबुक दोनों का ही बैलेंस दिया है तो आप किसी एक का बैलेंस लिखकर उसमें एडजस्ट करके आप दूसरे के बैलेंस के साथ रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि सिर्फ फेवरेबल बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 रुपये, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया गया है 50,000 रुपये, वो यहाँ पर लिख दिया। अब जब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो उसमें दिया रहेगा कि किन किन रीजन से, किन किन कारणों से दोनों में अंतर पाया गया दोनों के बैलेंस में। तो वहां पे आपको थोड़ा समझना है, चीजों को समझने के बाद या खुद से तय करना होगा कि हमें किसे ऐड करना है सही करने के लिए और किसे लिस्ट करना है। अब देखते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक जारी कर दिया गया, किसी को भुगतान किया गया होगा और अभी तक वो जिसे भुगतान किया गया है वो चेक लेके बैंक नहीं पहुंचा है। तो बैंक जब पहुंचा ही नहीं तो बैंक में इसका एंट्री या रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो यही सबसे पहले सोचना है कि इसका रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है बनाते टाइम, कैश बुक में या पासबुक में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैश बुक में इसका रिकॉर्ड हो चुका है क्योंकि चेक जब जारी किया गया होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कैश बुक से एडजस्ट करके हमें किसका बैलेंस चाहिए, पासबुक का। तो वही चीज को अपनाना है, वही चीज करना है जो पासबुक में हुआ होगा। पासबुक में ये एंट्री नहीं हुआ है रिकॉर्ड, तो यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। क्योंकि बैलेंस चाहिए हमें पासबुक का, तो वही चीजें करना है जो पासबुक में रिकॉर्ड है। अगर कोई चीज पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो उसे हटा देंगे, ठीक। और पासबुक में रिकॉर्ड है, यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो उसे शामिल करेंगे। यहाँ पे हमें करना होगा ऐड चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कितना 10,000। ये पहला हमने क्या किया, ऐड किया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि चेक जो जारी किया गया था वो तो कैश बुक में बैलेंस को डिक्रीज कर दिया था लेकिन पासबुक में नहीं हुआ था। तो पासबुक में नहीं हुआ तो कैश बुक से भी हटाना है उसे, और अगर हटाना है तो ऑलरेडी वो डिक्रीज किया हुआ है तो हटाने के लिए हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब चेक यहाँ पे बैंक में जमा किया गया लेकिन बैंक ने अभी तक उसे कलेक्ट करके क्रेडिट नहीं किया है। तो यहाँ फिर से कैश बुक में जैसे ही हम चेक भेजेंगे बैंक जमा होने के लिए तो कैश बुक में एंट्री कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अभी तक वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हटाना होगा। सबसे पहले क्या सोचना है, कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, फिर उसके बाद सोचना है क्या करना है, हटाना है या शामिल करना है, ठीक। अब हटाने और शामिल करने के लिए हमें दो ही चीज करना होता है, ऐड और लेस। अब इसके बारे में सोचेंगे कि क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। देखिए, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 15,000 रुपया।
अब जब चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया होगा तो अब सोचिए कैश बुक में उसे हम बढ़ा दिए होंगे, क्योंकि कैश बुक में बैंक का बैलेंस हमें इंक्रीज कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक पासबुक में वो चीज नहीं हुआ है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 15,000 रुपया इस 50,000 को इंक्रीज करने में किया लगाया गया होगा, इस 15,000 रुपया से इसको इंक्रीज किया गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट में क्या करना होगा, लेस करना होगा। यही चीज आपको नोट कर लेना है यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये लेस करेंगे 15,000। इसको हम ब्रैकेट में नेगेटिव बैलेंस है इसलिए इसे ब्रैकेट में डालकर यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब ब्याज बैंक के द्वारा दिया गया, तो ये जानकारी हमें पासबुक के द्वारा मिलता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि पासबुक में ये रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें ये चीजें खुद से समझना होगा कि ये कहाँ पे रिकॉर्ड है और कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। तो ये चीज जो तीसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा ब्याज मिला हमें, तो ये बैंक पासबुक में पहले रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका होगा और कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, हमें तो पासबुक का बैलेंस है जिसमें ये रिकॉर्ड है, और कैश बुक यानी कि 50 है, इसमें ये बैलेंस रिकॉर्ड नहीं है। अब सोचेंगे क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज किया गया होगा, तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1000 रुपये। तो यहाँ तक समझ आया होगा कि अगर बैंक ब्याज देती है तो हमारे पासबुक में बैंक को बैलेंस इंक्रीज करेगी, तो कैश बुक में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो चीज पासबुक में हुआ है वही चीज करेंगे, अगर नहीं हुआ है कुछ तो उसे हटा देंगे। अब देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय डेटर्स डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब एक ग्राहक ने, हमारे डेटर्स ने बैंक में डायरेक्टली 20,000 रुपया जमा कर दिया, 20,000 का चेक जो बैंक में रिकॉर्ड हो चुका है। बैंक में रिकॉर्ड होने के बाद अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है, पासबुक में। हमें पासबुक का ही बैलेंस चाहिए जहां पे ये रिकॉर्डेड है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर उसे ऐड कर देंगे 4। क्यों ऐड करेंगे, फिर से सोचते हैं, जिसका हमें बैलेंस चाहिए उस बैलेंस को ये इंक्रीज किया हुआ है, पासबुक में 20,000 रुपया से वो बढ़ाया गया है, तो इसी को हमें शामिल करना है। शामिल करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चौथा पॉइंट, हम 20,000 रुपया को ऐड करेंगे, उससे पहले तीसरा जो बैलेंस था उसका बैलेंस था 1000 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, कलेक्शन चार्ज कलेक्शन चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। 500 रुपया बैंक के द्वारा कलेक्शन चार्ज काटा गया है। बैंक हम जो भी चेक कलेक्ट करती है, जो भी कुछ उसके लिए बैंक ने कलेक्शन चार्ज हमसे पैसा लिया है, वसूल किया है 500 रुपया, तो ये भी पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ होगा पासबुक में, और हमारे पासबुक का जो बैलेंस होगा वो 500 रुपये से ऑलरेडी घट गया होगा, लेस हो गया होगा, तो डिक्रीज हो चुका है पासबुक का बैलेंस, और हमें बैलेंस भी किसका चाहिए, पासबुक का ही। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में, और कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं है, तो हटाना है, तो इसमें शामिल करना है क्योंकि पासबुक में रिकॉर्ड है, तो लेस करेंगे 500। अब ये एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझने में आसानी हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड एक थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एडजस्ट किया जाना है और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए।